नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 18वीं सदी के इंग्लैंड में एक ऐसी घटना घटी जिसने विज्ञान और धर्म के बीच की दीवार को हमेशा के लिए हिला दिया। साल 1761 में एक चर्च के मिनिस्टर और गणितज्ञ थॉमस बेज की मृत्यु हुई। बेज एक शांत और गंभीर इंसान थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी एक नोटबुक ने तहलका मचा दिया। इस नोटबुक में एक ऐसा गणितीय सूत्र था जो उस समय के सबसे बड़े दार्शनिक सवाल का जवाब दे रहा था। क्या ईश्वर का अस्तित्व और चमत्कार तर्क की कसौटी पर टिक सकते हैं? बेज ने इसे जीते जी कभी पब्लिश नहीं किया। इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें डर था कि यह थ्योरम आस्था की नींव हिला देगा, क्योंकि यह परम सत्य को केवल एक संभावना यानी प्रोबेबिलिटी में बदल देता था। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर के एक और महान दार्शनिक डेविड ह्यूम के पास चलना होगा। ह्यूम का एक मशहूर तर्क था जिसे चमत्कारों के खिलाफ तर्क कहा जाता है। ह्यूम कहते थे कि मान लीजिए एक आदमी दावा करता है कि उसने एक भारी पत्थर को पानी पर तैरते देखा है। अब कुदरत का कानून है कि पत्थर पानी में डूबता है। हजारों सालों से अरबों लोगों ने यही देखा है, तो यह एक स्थापित सत्य है। ह्यूम ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आकर कहे कि उसने पत्थर को तैरते देखा है, तो हमें यह मानना होगा कि वह व्यक्ति या तो भ्रम में है या झूठ बोल रहा है। ह्यूम के लिए पत्थर के तैरने की संभावना शून्य थी। थॉमस बेज ने इसी बात का जवाब देने के लिए अपना थ्योरम तैयार किया। उन्होंने गणित के जरिए साबित किया कि आप पुरानी जानकारी के आधार पर नई संभावना को कभी भी जीरो नहीं कह सकते। बेज ने एक क्रांतिकारी बात कही कि हमारा दिमाग और यह दुनिया बाइनरी यानी सिर्फ सही या गलत पर नहीं चलती, बल्कि अपडेट होने पर चलती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है लाखों लोगों ने पत्थर को डूबते देखा हो, लेकिन अगर कल 100 विश्वसनीय लोग यह दावा कर दें कि उन्होंने पत्थर को तैरते देखा है, तो पत्थर के तैरने की संभावना में इजाफा होगा। बेज का कहना था कि आप संभावना को फिक्स नहीं मान सकते, वह नई जानकारी के साथ अपडेट होती है। अब सोचिए, 18वीं सदी के इंग्लैंड में यह कहना कि ईश्वर का होना कोई परम सत्य नहीं बल्कि केवल एक संभावना है जिसे नए सबूतों के साथ घटाया या बढ़ाया जा सकता है, कितना बड़ा गुनाह माना जाता होगा। बेज खुद एक पादरी थे, शायद इसीलिए उन्होंने इस दोधारी तलवार को दुनिया से छिपा कर रखा। बेज की मौत के बाद उनके दोस्त रिचर्ड प्राइस ने इसे दुनिया के सामने रखा और बाद में लाप्लास ने इसे एक प्रॉपर समीकरण की शक्ल दी। इस समीकरण को आज हम बेज थ्योरम कहते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं, जिसे रमेश और बीमारी का टेस्ट कहा जाता है। मान लीजिए रमेश अपना ब्लड टेस्ट कराता है। डॉक्टर बताता है कि टेस्ट 99% सटीक है। अगर बीमारी है तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन यह बीमारी शहर में बहुत दुर्लभ है, यानी 10,000 में से सिर्फ एक इंसान को होती है। रमेश का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब रमेश को लगेगा कि 99% चांस है कि वह बीमार है, लेकिन बेज थ्योरम यहां एक जोरदार तमाचा मारती है। बेज के हिसाब से रमेश के बीमार होने की असली संभावना 1% से भी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बेस रेट को भूल जाते हैं। अगर 10,000 लोग टेस्ट कराएं तो एक सच में बीमार होगा जिसे टेस्ट पॉजिटिव बताएगा, लेकिन टेस्ट 1% गलत भी तो है, तो वह बाकी 9,999 स्वस्थ लोगों में से भी लगभग 100 लोगों को गलती से बीमार फॉल्स पॉजिटिव बता देगा। अब टोटल पॉजिटिव केस 101 हो गए, जिनमें से असली बीमार सिर्फ एक है, यानी रमेश के सच में बीमार होने की संभावना 101 में से सिर्फ एक है। यही बेद थ्योरम का जादू है। यह हमें सिखाता है कि नई जानकारी, पॉजिटिव रिपोर्ट को तब तक सच मत मानो जब तक उसे पुरानी हकीकत, बीमारी की दुर्लभता के साथ जोड़ हटकर न देख लो। बेद थ्योरम की असली परीक्षा हुई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। उस समय हिटलर की जर्मन सेना ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसे एनिग्मा कहा जाता था। यह मशीन मैसेज को कोड में बदल देती थी। इसकी खासियत यह थी कि इसमें खरबों संभावित सेटिंग्स थीं और जर्मन हर 24 घंटे में अपनी सेटिंग्स बदल देते थे। ब्रिटिश सेना के पास दुनिया के बेहतरीन गणितज्ञ थे, लेकिन साधारण गणित यहां फेल हो रहा था। किसी भी इंसान या मशीन के लिए 24 घंटे में खरबों संभावनाओं को चेक करना नामुमकिन था। यही एंट्री होती है एलन ट्यूरिंग की, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता माना जाता है। ट्यूरिंग ने बेज थ्योरम का एक उन्नत रूप इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम हर सेटिंग को चेक नहीं करेंगे, हम केवल काम की जानकारी पर ध्यान देंगे। ट्यूरिंग ने गौर किया कि जर्मन सेना बहुत ही अनुशासित थी। वे हर सुबह ठीक 6 बजे मौसम की एक रिपोर्ट भेजते थे।
ट्यूरिंग ने अंदाजा लगाया कि इन संदेशों में एक शब्द जरूर होगा, वेटर, जर्मन में मौसम। ट्यूरिंग ने बेजियन लॉजिक लगाया। उन्होंने मशीन को एक कोडेड मैसेज दिया और कहा कि मान लो इस मैसेज में वेटर शब्द है, तो बताओ इस बात की कितनी संभावना है कि यह सेटिंग सही है। जैसे ही कोई सेटिंग किसी सुराग के खिलाफ जाती, ट्यूरिंग का सिस्टम उस पूरी संभावना को 0 मानकर रिजेक्ट कर देता। उन्होंने जानकारी की ताकत को नापने के लिए एक यूनिट बनाई जिसे बान नाम दिया गया। हर नए सुराग के साथ वे अपनी संभावनाओं को अपडेट करते गए। नतीजा यह हुआ कि ट्यूरिंग ने खरबों सेटिंग्स को छांटकर कुछ हजार तक सीमित कर दिया, जिन्हें मशीन मिनटों में क्रैक कर सकती थी। इतिहासकारों का मानना है कि बेज थ्योरम के इस इस्तेमाल ने युद्ध को कम से कम 2 साल पहले खत्म कर दिया। युद्ध के बाद भी बेज थ्योरम का करिश्मा थमा नहीं। साल 1968 की बात है। अमेरिका की एक परमाणु पनडुब्बी यूएसएस स्कॉर्पियन अटलांटिक महासागर में अचानक गायब हो गई। उसमें 99 सेलर्स थे और वह 3000 मीटर से ज्यादा गहरे पानी में कहीं खो गई थी। नौसेना ने अपने सारे जहाज, सोनार और सैटेलाइट लगा दिए, लेकिन समंदर इतना विशाल था कि सुई ढूंढना आसान था, पनडुब्बी नहीं। तब एंट्री हुई जॉन क्रेवन की, जो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि मैं इसे बेज थ्योरम से ढूंढ सकता हूं। क्रेवन ने एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने सीधे समुद्र में खोजने के बजाय अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया, सबमरीन डिजाइनर्स, कैप्टन्स और ओशियन करंट के जानकार। उन्होंने उनसे पूछा, अगर इंजन फेल हुआ होगा तो पनडुब्बी कितनी दूर गई होगी, या अगर विस्फोट हुआ होगा तो वह किस रफ्तार से डूबी होगी। हर एक्सपर्ट ने अपना एक अंदाजा दिया। क्रेवन ने इन सभी अंदाजों को प्रायर डेटा माना। इसके बाद उन्होंने समंदर के नीचे लगे हाइड्रोफोन्स की रिकॉर्डिंग्स सुनी। उन्हें एक हल्का सा धमाका सुनाई दिया। उन्होंने इस एविडेंस को एक्सपर्ट्स के अंदाजों के साथ बेज फॉर्मूले में डाल दिया। क्रेवन ने पूरे इलाके को छोटे छोटे ग्रिड में बांटा। जैसे ही सर्च टीम एक खाने में जाती और वहां कुछ नहीं मिलता, बेज थ्योरम खुद ब खुद बाकी बचे खानों में पनडुब्बी होने की संभावना को बढ़ा देती। लोग इसे पागलपन समझ रहे थे, लेकिन 5 महीने बाद जब गोताखोर उस पॉइंट पर पहुंचे जो क्रेवन ने बताया था, तो सब दंग रह गए। यूएसएस स्कॉर्पियन का मलबा ठीक उसी जगह मिला जहां बेज के फॉर्मूले ने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन बेज थ्योरम हमेशा सिर्फ जान बचाती ही नहीं, अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह जान ले भी सकती है। 1996 में इंग्लैंड की एक वकील सैली क्लार्क के साथ यही हुआ। उनके 2 बच्चों की अचानक मौत हो गई। कोर्ट में एक पीडियाट्रिशियन ने सांख्यिकी का हवाला देते हुए कहा कि एक ही परिवार में 2 बच्चों की प्राकृतिक मौत होने की संभावना 7 करोड़ में 1 है। झूरी को लगा कि इतना बड़ा इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता, जरूर मां ने ही बच्चों को मारा है। सैली को उम्र कैद हो गई, लेकिन बाद में रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी के गणितज्ञों ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बेज थ्योरम का सही इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर ने केवल यह देखा कि प्राकृतिक मौत कितनी दुर्लभ है, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि एक मां द्वारा 2 बार कत्ल करना उससे भी कहीं ज्यादा दुर्लभ था। जब बेजियन नजरिए से दोनों संभावनाओं की तुलना की गई, तो पता चला कि प्राकृतिक मौत होने की संभावना कत्ल होने की संभावना से 9 गुना ज्यादा थी। सैली को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन वह इस सदमे को झेल नहीं पाई और कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ये केस आज भी पूरी दुनिया के वकीलों को चेतावनी की तरह पढ़ाया जाता है। आज हम जिस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या इमेज जनरेट करने वाले टूल्स, वे सब बेज थ्योरम की ही संतानें हैं। हमारा दिमाग भी एक बेजियन मशीन है। जब आप अंधेरे में चलते हैं और आपका हाथ स्विच ढूंढता है, तो आपका दिमाग पुरानी जानकारी के आधार पर प्रेडिक्शन करता है। जैसे ही स्विच टच होता है, नया डेटा मिलता है और दिमाग अपनी राय अपडेट करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कार्ल फ्रिस्टन कहते हैं कि हमारा पूरा अस्तित्व सरप्राइज को कम करने और अपनी संभावनाओं को अपडेट करने का एक खेल है। तो अंत में थॉमस बेज का यह छोटा सा समीकरण हमें एक बहुत बड़ी दार्शनिक सीख देता है। यह हमें बताता है कि हमें अपनी राय या ज्ञान को लेकर कभी भी कट्टर नहीं होना चाहिए। दुनिया बदल रही है, नया डेटा आ रहा है, और बेज थ्योरम कहती है कि जैसे ही नया सबूत मिले, अपनी पुरानी सोच को अपडेट कर लो। यही वो गणित है जिसने ईश्वर के अस्तित्व को एक विश्वास से ऊपर उठाकर एक तार्किक संभावना में बदल दिया, और यही वो वजह थी कि बेज इसे अपने साथ कब्र में ले जाना चाहते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।